नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय है निबंध लेखन। निबंध लेखन एक ऐसा विषय है जो न सिर्फ विद्यार्थियों के लिए बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है, बल्कि जो लोग लेखन के क्षेत्र में हाथ आजमाना चाहते हैं उनके लिए भी यह विषय बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए कृपया आप सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुनें, आपके काम आने वाली बातें हैं ये। निबंध लेखन आखिर है क्या, इस चीज पर हम चर्चा कर लेते हैं। भली प्रकार बंधी हुई रचना जो विचार पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से लिखी गई हो, निबंध कहलाएगी। परिभाषा मैं बहुत अधिक नहीं दूंगी इनकी आपको निबंध लेखन के संबंध में, वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन फिर भी एक आध परिभाषा जरूरी है ताकि आप इस बात को समझ सकें। परिभाषा में अगर बांधा जाए निबंध को, तो वह गद्य रचना जो किसी विषय पर क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो, निबंध कहलाएगी। यह गद्य लेखन की ऐसी विधा है जिसमें लेखक किसी विषय विशेष पर अपने विचारों को सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध तरीके से पाठकों के सामने रखता है। क्रमबद्ध शब्द जो है वो बार बार उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। इसका मतलब ये है कि यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है निबंध लेखन में। निबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं, नि और बंध। यानी भली प्रकार बंधी हुई रचना जो विचार पूर्वक लिखी गई हो, निबंध कहलाएगी। यह बहुत ही आसान सा है इसको समझना। वो रचना जो नियमबद्ध हो वो निबंध है। निबंध के तत्वों पर चर्चा कर लेते हैं। हल्का हल्का इसको विषय को हम छुएंगे, बहुत गहराई में नहीं जाएंगे। छात्रों के काम की बात करेंगे हम सारी बस। निबंध के तत्व जो हैं वो 5 तत्व हैं: विषय और आकार, स्वाधीन चिंतन, निजी अनुभव, व्यक्तित्व की अभिव्यंजना और भाषा शैली। विषय और आकार की अगर हम चर्चा करें तो विश्व का कोई भी दृश्य या अदृश्य, स्थूल सूक्ष्म जो है वो विषय निबंध रचना का विषय बन सकता है। यानी एनी टॉपिक अंडर द सन, उस पे आप निबंध लिख सकते हैं, उस विषय पर आप निबंध लिख सकते हैं। हर्बर्ट रीड ने इसके आकार की चर्चा करते हुए कहा है कि 350 से लेके 350 से लेके 5000 शब्दों में निबंध को समेटा जाना उत्तम है। ना तो यह बहुत संक्षेप में लिखा गया हो और ना ही बहुत अधिक अनावश्यक इसको विस्तार दिया गया हो। तो ऐसी जो निबंध लेखन होगा, ऐसे निबंध लेखन को उपयुक्त माना गया है। स्वाधीन चिंतन जो है वो दूसरा तत्व आ जाता है निबंध का। तो स्वाधीन चिंतन में क्या है, निबंध को मूलतः विचार तत्व की रचना माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध के लिए गंभीर विचार तत्व को महत्व देते हुए उसे मानसिक श्रम साध्य नूतन उपलब्धि कहा है। यानी मानसिक श्रम लगता है और आप उसके बाद सोच विचार के बाद जो रचना पेश कर रहे हैं वह निबंध होगी। निबंध में विचार तत्व विषय और विवेचना दोनों दृष्टियों से अपेक्षित है। यानी आप किस विषय का चुनाव कर रहे हैं उसमें भी विचार लगेगा आपका, और उसके बाद उस विषय की विवेचना किस तरह से कर रहे हैं। तो दोनों जगह यह जो है अपेक्षित है विचार तत्व। निजी अनुभूति पे अगर हम आए, बहुत हेडिंग से ही स्पष्ट है, शीर्षक से स्पष्ट है। निजी अनुभूति यानी आपके अपने जो अनुभव हैं उन्हें भी आप निबंधों में पिरोते हैं। विचारों का प्राधान्य होते हुए भी निबंध में निजी अनुभव की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निजी अनुभूति के आधार पर निबंध वैचारिक शुष्कता से बच जाता है। अगर आप सिर्फ आंकड़े पेश करेंगे, सबूत पेश करेंगे, तो वो क्या होंगे, वैचारिक रूप से शुष्क माना जाएगा। वैचारिक उसमें अगर बाहुल्य होगा तो वो शुष्क हो जाएगा। निजी अनुभव से उसमें सरसता आ जाती है। फिर है आपका चौथा तत्व, व्यक्तित्व की अभिव्यंजना। ये भी शीर्षक से ही स्पष्ट है। जो व्यक्ति निबंध लिख रहा है उसका व्यक्तित्व लेखन में झलकना चाहिए। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, विद्यार्थी क्या करते हैं, सहायक पुस्तक ली, टेक्स्ट बुक ली, उसमें से निबंधों को याद किया और अच्छे से याद कर लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं, और वहां जाके जो भी आपके दिमाग में होता है पेपर पे उड़ेल देते हैं। तो उसमें आपका अपना व्यक्तित्व शामिल नहीं होता है। आपने तो किसी और के लिखी हुई बात को वहां पे जाके कह दिया था। तो अगर आप स्वयं लिखेंगे, अपने विचार लिखेंगे, तो उसमें आपकी पर्सनैलिटी की झलक जरूर आएगी। मौलिकता होनी चाहिए, मौलिकता ज्यादा प्रभावित करती है। भाषा शैली देख लें, अगला तत्व है इसका, अंतिम तत्व है। भाषा सरल व स्पष्ट हो,
विचारों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए, बार बार एक ही बात को रिपीट नहीं करना चाहिए। लिखने के बाद पढ़ें ज़रूर। ये जो है इस बात को हर अध्यापक कहता है कि बच्चे आपने अगर लिख लिया है अपना उत्तर पुस्तिका में सब कुछ, तो उसे एक बार पढ़ें ज़रूर, दोहराएं ज़रूर। असल में यहाँ पे हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, नहीं हमने तो जो बिल्कुल सही लिखा है, एक बार में सही लिखा है, हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मनोवैज्ञानिक कारण बताती हूँ मैं क्यों पढ़ना चाहिए। आप इस बात को समझ लेंगे तो ज़रूर पलट के अपने लिखे हुए को हमेशा पढ़ा करेंगे। असल में क्या होता है, हमारा दिमाग जो होता है बहुत तेज़ी से काम करता है। आपके पास 3 घंटे का समय होता है, समय अवधि ना भी हो, अगर आपके दिमाग में बहुत सारे विचार होते हैं, आपको एक साथ पेपर पे लिखने होते हैं, दिमाग बहुत तेज़ी से बोलता है, हाथ उतनी तेज़ी से काम नहीं करता है। आप अपनी तरफ से तो लिख लेते हैं, दिमाग कहता है कि मैंने पूरा का पूरा लिखाया है और सही लिखाया है, लेकिन अगर आपका हाथ बोल पाता तो हाथ कहता नहीं मेरे से ये चीज़ें छूट गई हैं, मैं उन चीज़ों को जिस समय दिमाग बोल रहा था नहीं लिख पाया हूँ। तो ये चीज़ हाथ तो बोलेगा नहीं, आपको दोबारा से देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और तब बड़े से बड़े लोगों के साथ भी ये बातें आती हैं, पेश आती हैं, समस्या पेश आती है। अगर आप पलट के देखते हैं तो कहीं हलंत की गलती, कहीं विसर्ग की गलती, कहीं पूर्ण विराम की गलती, जो विराम चिन्ह है, या फिर वर्तनी स्पेलिंग जो छूट जाती है, कई बार पूरे पूरे शब्द छूट जाते हैं, वाक्य छूट जाते हैं। तो ये जब आप दूसरी बार पढ़ते हैं तब पकड़ में आता है और फिर आपके पास मौका होता है कि आप उसे समय पर सुधार लें। तो लिखने के बाद पढ़ना बहुत ज़रूरी है। भाषा कैसी होनी चाहिए? सरस होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए भाषा। और पुरुषों के कथन को आप उसमें ऐड कर देंगे, लिख देंगे, उद्धरण में इन्वर्टेड कॉमास में लिख देंगे। कवियों की रचनाएं जो हैं तो एक पंक्तियां उसमें लिख देंगे, तो उससे जो है आपकी भाषा और भी ज़्यादा प्रभावशाली बन जाती है। मुहावरों का प्रयोग, लोकोक्तियों का प्रयोग आप करेंगे तो और भी सरस भाषा आपकी लेखन में मानी जाएगी। निबंध लेखन के भेद देख लेते हैं। निबंध के भेद कितने हैं? 5 भेद हैं निबंध के। बहुत गहराई में नहीं जाएंगे हम, इनके मोटे मोटे 5 भेद आप देख लें। विचारात्मक, भावात्मक, आत्मपरक, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, और ये 5 हो गए आपके। ठीक है, एक बार रिपीट कर देती हूँ, आप इसे नोट कर लें। विचारात्मक, भावात्मक, आत्मपरक, वर्णनात्मक और विवरणात्मक। अब इसे देख लेते हैं। विचारात्मक निबंध कौन से हैं? गंभीर विषयों पर चिंतन मनन करके लिखे गए निबंध विचारात्मक होते हैं। गंभीर विषयों पे आपको विचार करना होता है तो वो विचारात्मक निबंध होंगे। इनमें बुद्धि की प्रधानता होती है, विचार सूत्रों की प्रमुखता होती है, लेखक का हृदय पक्ष दबा रहता है, यानी आप भावुक बातें नहीं लिखते हैं, बुद्धि पक्ष सबल होता है। साहित्य, समाज, धर्म, दर्शन आदि विषयों का वर्णन लिखने वाला लेखक जो है अपने दृष्टिकोण से करता है, उसमें आपका दृष्टिकोण भी झलकता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर ज्ञानेंद्र ऐसे लेखक रहे हैं जिन्होंने विचारात्मक निबंध लिखे हैं। इन लेखकों के नाम मैं हर शैली के जो लेखक हैं उनके ज़रूर बताऊंगी, ताकि आप इनकी रचनाओं को ढूंढें, पढ़ें, कहीं पुस्तकें मिलें तो इनकी पुस्तकें पढ़ें। निबंधों की, हाँ, निबंध भी उतने ही इंटरेस्टिंग होते हैं, आप उन्हें खरीद के पढ़ना चाहेंगे तो आपको असल में पता लगेगा कि ये कितनी सुंदर विधा है लेखन की। ये लोग लेखन में खुद स्वयं चूज कर रहे हैं, उसका चयन कर रहे हैं कि मैं निबंध लिखना चाहता हूँ, इतने बड़े बड़े लेखक जो हैं। भावात्मक निबंध आता है अगला जो है निबंध लेखन का जो भेद है। भावात्मक निबंध देखें, इन निबंधों में भाव पक्ष, हृदय पक्ष की प्रधानता होती है, जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट है। भावुक बातें आप लिख सकते हैं। निबंध लेखन की संवेदनशीलता को, लेखक की संवेदनशीलता को व्यक्त करता है। समाज में व्याप्त राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक विद्रूपताओं को ऐसे निबंधों के माध्यम से उजागर किया जा सकता है। इसमें किस तरह के विषय आते हैं? जैसे कि क्रोध, आलोचना, मित्रता, प्रेम, द्वेष आदि भाव जो हैं वो निबंध में प्रकाशित हो सकते हैं, या ये जो हैं निबंध के विषय हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से लेखक हैं जिन्होंने इस तरह के निबंध लिखे हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अध्यापक पूर्ण सिंह गुलेरी जी, पद्म सिंह शर्मा, ब्रजनंदन सहाय, राय कृष्णदास जो हैं वो
इन लेखकों ने ये निबंध लिखे हैं। फिर है विवरणात्मक निबंध। ऐसे निबंधों में ऐतिहासिक, सामाजिक, पौराणिक घटनाओं का विवरण दिया जाता है। विवरणात्मक निबंध की पौराणिक घटनाएं हैं, ऐतिहासिक और सामाजिक घटनाएं हैं, उस पर अगर आप निबंध लिख रहे हैं तो वो विवरणात्मक निबंध होंगे। संभावना पर विशेष बल दिया जाता है इस तरह के निबंधों में। तथ्यों, सबूतों, संख्याओं, आंकड़ों के आधार पर और उदाहरण देकर विषय की पुष्टि की जाती है। विषय कैसे हो सकते हैं इस तरह के निबंधों के? भारतीय अर्थव्यवस्था, विमुद्रीकरण, जीएसटी का प्रभाव, इंटरनेट के दुष्परिणाम आदि इस तरह के विवरणात्मक निबंध कहलाएंगे। हिंदी साहित्य में प्रारंभिक निबंधकारों जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, शिव पूजन सहाय आदि ने विवरणात्मक निबंध लिखे हैं। फिर आती है बारी वर्णनात्मक निबंधों की। विवरणात्मक और वर्णनात्मक में आप वर्णनात्मक में कंफ्यूज नहीं होंगे, ये दोनों अलग अलग प्रकार के निबंध हैं। ऐसे निबंधों में निबंधकार किसी घटना, तथ्य, दृश्य, वस्तु, स्थान आदि का क्रमबद्ध वर्णन कुछ इस प्रकार से करते हैं कि पाठक के समक्ष वह दृश्य या घटना साकार हो जाती है। इसमें बौद्धिकता व भावुकता का सामंजस्य रहता है, यानी आप विचार तत्व भी शामिल होते हैं, दिमाग से भी बातें लिखते हैं और भावुक बातें भी लिख सकते हैं, तालमेल बनता है। लेखक अपने अनुभवों के माध्यम से कहानी कहता है और इस तरह के जो निबंध होते हैं लिखने में बहुत आसान होते हैं, बहुत सरस विषय होते हैं ये। लेकिन यहाँ शब्दों का प्रयोग सुंदर होना चाहिए, सही संदेश पाठक तक पहुंचे, ये लेखक का लक्ष्य होना चाहिए, तभी उसका लेखन सार्थक होगा। उदाहरण दिए जा सकते हैं। इसमें कौन कौन से उदाहरण आएंगे किस तरह के निबंध के? स्कूल का पहला दिन सपोज आपको लिखने को दे दिया जाए या गर्मी की छुट्टियों पे लिखने को दे दिया जाए इस विषय पर, तो इस तरह के निबंध वर्णनात्मक निबंध होंगे। आप वर्णन करेंगे, आप अपने अनुभव लिखेंगे, उसे कहानी की तरह कहेंगे। बालकृष्ण भट्ट, बाबू गुलाब राय, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर राम वृक्ष, बेनीपुरी आदि इस तरह के निबंधकार रहे हैं। आत्मपरक निबंध पांचवी तरह के निबंध हैं। ऐसे निबंधों में लेखक का व्यक्तित्व पूरी तरह उभर कर सामने आता है। आत्मपरक यानी कि आप अपना व्यक्तित्व लेखन में उड़ेल रहे हैं। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ रॉय, विवेकी राम और देवेंद्र सत्यार्थी ऐसे लेखक रहे हैं जिन्होंने आत्मपरक निबंध लिखे हैं। एक और नई शैली जो है निबंधों की है, जो कि पुस्तकों में नहीं मिलती है, लेकिन आपको उस तरह के निबंध एग्जाम्स में लिखने को आते हैं, परीक्षाओं में। उक्तियों या कथन पर आधारित निबंध, मुहावरे, लोकोक्ति या कोई प्रसिद्ध पंक्ति लेकर निबंध रचना कर दी जाती है। जैसे आपको लिखने को कहा जाता है कर भला भो भला, इस पर निबंध लिखें आप। पर उपदेश, कुशल बहु तेरे अक्सर आता है इस पर निबंध लिखने के लिए। दया धर्म का मूल है आदि इस तरह के निबंध कहलाएंगे। निबंध की शैलियां देखें जरा। डॉक्टर जयनाथ नलिन के शब्दों में विचार या भाव तो निबंध की आत्मा है, भाषा और शैली जीवन या प्राण है। कि विचार और भाव जो है वो निबंध की आत्मा है, लेकिन भाषा और शैली जो आप प्रयोग कर रहे हैं उसी से निबंध में प्राण फूके जाते हैं। तो विषय और विधा के अनुसार शैली होती है और भाषा के आधार पर शैली होती है। अलग अलग तरह की शैलियां। शैली यानी किस तरह का, किस प्रकार का आप निबंध लिख रहे हैं, आपका लिखने का तरीका क्या है। विषय और विधा के आधार पे जो है वो क्या है? ललित या भावात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध और हास्य व्यंग्यात्मक शैली। इस तरह की जो शैलियां हैं, ये सारी शैलियां हैं। ललित या भावात्मक शैली है, वर्णनात्मक शैली है, विवरणात्मक शैली है, विचारात्मक शैली है, हास्य व्यंग्यात्मक शैली है। यानी जिस तरह का आपका विषय होगा उसी के अनुरूप आपकी शैली होगी। इसे हमने विषय के उसमें भी देखा कि अलग अलग तरह के विषय जो हैं अलग अलग सेक्शंस में बांटे गए हैं। विवरणात्मक अलग हैं, वर्णनात्मक अलग हैं, तो उनके अनुरूप ही आपकी लेखन की शैली खुद ब खुद बन जाएगी। जैसा आपको विषय दिया जाएगा वैसी ही शैली का आप प्रयोग करेंगे, ये ऑटोमेटिक होता है। भाषा के आधार पर शैली देख लें। समास शैली, प्रसाद शैली, प्रवाह शैली और विक्षेप शैली, ये चार शैलियां हैं। समास शैली कैसी होगी? जिन निबंधों में अलंकार और तत्सम शब्दों का प्राचुर्य हो वे समास शैली कहलाएगी। वो समास शैली कैसे कहलाएगी? उसमें तत्सम यानी संस्कृत निष्ठ शब्दावली होगी। पुराने लेखक इस तरह की शैली का अधिकतर प्रयोग करते थे और ऋतु वर्णन में इस तरह की शैलियों का प्रयोग होता है। सपोज आपको वसंत ऋतु पे लिखने को दे दिया जाता है निबंध, तो आप क्या करेंगे? उसमें संस्कृत निष्ठ शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे, वो वहां पे सूट करेगा, पढ़ने में अच्छा लगेगा। शुक्ल जी की शैली इस तरह की शैली है। प्रसाद शैली कैसी है? प्रसाद गुण युक्त शैली कैसी होती है? प्रसाद जो है आप
कंफ्यूज ना हो कि भगवान जी का प्रसाद मिलने वाला है आपको। प्रसाद बहुत ही सरल है समझने में, ऐसी शैली जिसमें सरल और सरस शब्दों का प्रयोग हो, जो आमजन बहुत आसानी से समझ सके और इंटरेस्टिंग लगे, उस तरह की शैली को हम क्या कह देते हैं, प्रसाद गुण युक्त शैली कह देते हैं। भाषा माधुर्य और सरलता, सहज भाव और सरल वाक्य विन्यास इस तरह की शैली में लिखे जाते हैं। इसमें ज़्यादा पांडित्य प्रदर्शन नहीं किया जाता, बहुत मुश्किल शब्दावली नहीं होती है, इसके लिए इसमें कोई स्थान नहीं है। प्रवाह शैली, भावों की तीव्र गतिमयता होती है। इस तरह प्रवाह शैली जो है सबसे अच्छी शैली मानी जाएगी कि इसमें भावों की तीव्र गतिमयता होती है, कि एक बहाव में बहे चले जाते हैं। प्रवाह यानी बहाव है, नदी के तेज बहाव में पाठक एक बार पढ़ना शुरू करता है तो अंत तक बहता चला जाता है, वो बीच में छोड़ नहीं पाता है रचना को। तो इस तरह की जो शैली है लेखन की, प्रवाह शैली कहलाएगी। भाषा में ही लेखक के भाव प्रतिबिंबित होते हैं। इस तरह की शैली में अभिधात्मक गुणों से युक्त होती हैं, यानी कि आपको पढ़ते समय ज़्यादा सोच विचार नहीं करना पड़ता है, जो आप पढ़ रहे हैं वही उसका अर्थ होता है, और फिर आप आगे से आगे उसमें पढ़ते चले जाते हैं और अंत तक उसको समाप्त करके ही छोड़ते हैं। तो ये जो शैली कहलाएगी ये प्रवाह शैली है। अच्छा, इसमें अभिधात्मक गुणों से युक्त विशिष्ट शाब्दिक लय होती है। अब फिर आती है अंत में विक्षेप शैली। ये भी एक शैली आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगने वाली है ये। इसमें भावों में कोई अनुपात और तारतम्य नहीं होता है। वाक्य बिखरे हुए होते हैं, अधूरे होते हैं, कुछ विषय से संबद्ध होते हैं, कुछ असंबद्ध होते हैं। इनकी भाषा अति भावुकता मंडित और तर्कहीन होती है, पुनरावृत्ति युक्त होती है। आप कहेंगे ये कैसी शैली हुई? अगर आप जानबूझ के इस तरह की भाषा लिख रहे हैं तो वो शैली मानी जाएगी। अगर आप अनजाने में लिख रहे हैं तब तो पाठक को लगेगा ये क्या लिखा है, इसमें तो कुछ इंटरेस्ट नहीं बन रहा और ये बिल्कुल बेतुकी बातें हैं। लेकिन असली कलाकार वो है कि जो इम्परफेक्शन को भी परफेक्शन की तरह परोसे, यानी कि जो कला है, क्या कहेंगे इसको, कि आप जैसे मॉडर्न आर्ट है कि आप हर कहीं रंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं गहरे कहीं हल्के, कोई तुक नहीं है उनकी, लेकिन उसमें भी देखने में वो सुंदर लग रहे हैं। तो वो कलाकार की बात होगी। लेखन में अगर आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो वो विक्षेप शैली कहलाएगी। जानबूझ के लेखक कई बार इस तरह की शैली का इस्तेमाल करते हैं, उसका भी एक अलग चार्म होता है और अलग सौंदर्य होता है। फिर आता है निबंध का महत्व। लेकिन ये सब तब होता है कि जब आप स्तर पे पहुंच जाते हैं और आप जो बात कहेंगे उसमें अलग ही सौंदर्य झलकेगा। तो उस स्तर तक पहुंचने के लिए भी आपको कई स्टेप्स से गुजरना होता है। तो आप कोशिश करें कि आपकी रचना जो है प्रवाहमय हो, सरस भाषा का इस्तेमाल करें, सरल भाषा का इस्तेमाल करें शुरुआत में। फिर विक्षेप पे भी पहुंच के देखें, वो भी शैली को कभी अपनाएं, लेकिन उसके लिए बहुत मैच्योरिटी की ज़रूरत है। निबंध का महत्व देख लेते हैं कि जो इतना आपको जोर दिया जाता है, दूसरी तीसरी कक्षा से शुरू हो जाता है कि आप गाय पे निबंध लिखें, आप पाठशाला पे निबंध लिखें, आप मेरे हिमाचल पे निबंध लिखें। ऐसा क्यों होता है? इसका बहुत महत्व होता है, इससे आपके व्यक्तित्व का विस्तार होता है और भाषा भी आपका कितना भाषा पे कमांड है, कितनी भाषा पे कमांड है, कितनी उस पर पकड़ है, ये भी पता लगता है। पता नहीं लगता, आपकी मजबूती उस पर बढ़ती भी है। तो इसके लिए निबंध लेखन करना बहुत ज़रूरी है। निबंध के माध्यम से लेखक अपने विचारों की सुसंगत पद्धति पर अभिव्यक्ति करता है। निबंध लेखन की एक ऐसी विधा है, लेखन मानव को, निबंध लेखन जो है मानव को पूर्ण बनाता है। निबंध लेखन से व्यक्ति पूर्णता की ओर अग्रसर होता है। शुक्ल जी के शब्दों में भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंध में ही सर्वाधिक संभव है। इसलिए निबंध लेखन पे ये लोग भी बड़े बड़े लेखक ध्यान देते हैं। निबंध में समाज, दर्शन, शास्त्र, मनोविज्ञान आदि का एक साथ समाहार संभव है। सार रूप में अनुभव की व्यापकता, अध्ययन की गरिमा और कल्पना कौशल का समन्वय निबंध विधा को महत्वपूर्ण बनाता है। ध्यान देने योग्य बातें हैं निबंध लेखन में। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। एक सूत्रता निबंध का आधार है। आपको एग्जाम में है, आप विषय को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे इसमें से तो मुझे कुछ भी लिखने को नहीं आता, मैं क्या करूँ, किस विषय पर लिखूँ।
अब आपकी स्थिति अगर इन बातों को आप समझ जाएंगे जो मैं आपको बता रही हूँ, तो आपकी स्थिति क्या होगी, अरे मैं तो इनमें से हर विषय पर निबंध लिख सकता हूँ, मुझे कौन सा विषय चुनना चाहिए। तो उस स्थिति से कि मुझे कुछ भी नहीं आता और ये स्थिति कि मैं हर विषय पर लिख सकता हूँ, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिन्हें आप समझ लेंगे तो दुनिया का कोई भी विषय आपको लिखने को दे दिया जाएगा तो आप उस पर निबंध लिख पाएंगे। ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं, एक सूत्रता निबंध का आधार है। जैसे माला होती है, उसके अंदर एक सूत्र होता है, उसमें माला को पिरोया जाता है। इसी तरह से एक सूत्र में, एक धागे में आप अपने अलग अलग विचारों को पिरोएंगे। एक सूत्रता यानी दिए गए विषय को क्रमानुसार और सुव्यवस्थित तरीके से लिखना। एक सूत्रता के लिए निबंध को पहले शीर्षकों यानी पॉइंट्स में बांट लेना चाहिए, फिर इनको उप शीर्षकों में बांट लेना चाहिए, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में बांट लेना चाहिए। अगर ये आप ना कर पाए तो क्या करेंगे, आप निबंध को 3 हिस्सों में बांटेंगे। भूमिका होगी, उसके बाद विषय प्रतिपादन आएगा और उसके बाद उपसंहार आएगा। ठीक है, 3 हिस्सों में आप निबंध को बांट लेंगे तो आपका गुजारा हो जाएगा। अब भूमिका, जैसे मैं कह रही हूँ भूमिका, इसको प्रस्तावना भी इसके लिए दूसरा शब्द आ जाता है, भूमिका या प्रस्तावना। फिर विषय प्रतिपादन आता है यानी मध्य भाग निबंध का, उसके बाद उपसंहार। आपने क्या करना है, इनको अलग अलग हेडिंग्स नहीं देने, शीर्षक नहीं देने। बच्चे क्या करते हैं, सुंदर सुंदर बना के लिखते हैं भूमिका और उसके बाद उसको अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, छोटी क्लासेस के लिए यह बात सही है, बड़ी क्लासेस में आपने अपने दिमाग में बिठा के रखना है कि मैं भूमिका लिख रहा हूँ। भूमिका आपकी खत्म हो गई, अगला पैराग्राफ शुरू होगा, आप उसका मध्य भाग देंगे निबंध का और वो उसमें क्या करेंगे, विषय प्रतिपादन करेंगे, विषय को विस्तार देंगे। उसमें 2, 3, 4, 5 आपके जितना दिमाग में मटेरियल है उसके हिसाब से अलग अलग आप अनुच्छेद या पैराग्राफ्स लिखेंगे। उसके बाद अंत में पैराग्राफ आएगा उपसंहार का। ठीक है, तो उसके लिए आप उपसंहार हेडिंग ना दें, अलग से एक पैराग्राफ दें, पढ़ने वाले को स्पष्ट हो जाता है कि ये आप उपसंहार लिखा है, आपने अलग से लिखा है, थोड़ा अलग पैराग्राफ है वो। तो ये अलग अलग हेडिंग्स देने की जरूरत नहीं है, लिखने वाले को समझ में आ जाता है। हेडिंग अंडरलाइन करके आपने क्या लिखनी है, कविताओं के उद्धरण लिखने हैं, लेखकों के नाम लिखने हैं, किसी महान व्यक्ति के आपको कोटेशन ध्यान है, मुहावरे और लोकोक्तियां हैं, उनको आप अंडरलाइन कर दें और इन्वर्टेड कॉमास में लिखें। तो आपका जो इम्प्रेशन है, जो आपका पढ़ने वाला है, उसे लगता है कि नहीं, इस बच्चे ने या इस व्यक्ति ने अपने विषय पर मेहनत की है, इसे बहुत ज़्यादा ज्ञान है। इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि आप अलग अलग लेखकों की पंक्तियाँ याद कर लें, कविताओं की पंक्तियाँ याद कर लें, वो आपको काम आती हैं। अच्छा, तो ये 3 हिस्सों में बांटा जाता है। भूमिका होती क्या है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में। बहुत जनरल सा हम अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं इस चीज़ को, लेकिन हमें पता नहीं होता है। हम उस टाइम हेडिंग नहीं करते कि भूमिका, ठीक है ना। आपको क्या है, बहुत टाइम से आपके मन में किसी चीज़ को खरीदने की इच्छा है और आप महंगी चीज़ है वो, अपने पिताजी के पास जाते हैं तो आप क्या कहते हैं सीधे कि मेरे को वो चीज़ चाहिए। नहीं, अगर आप ऐसा कहेंगे तो आपके पिताजी इतनी तेजी से वापस आपको जवाब देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगी। स्मार्टनेस किस चीज़ में है, आप भूमिका बनाते हैं, क्या करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, जो चीज़ आपको चाहिए उसके इर्द गिर्द की बातें करते हैं, इधर उधर की फालतू की बातें नहीं करते हैं। आपके मन में एक लक्ष्य होता है, एक विषय है और उस विषय से संबंधित आप बातें करते हैं, वो चीज़ भूमिका होती है। ठीक है, और भूमिका की विशेषता क्या होनी चाहिए कि बहुत लंबी ना हो। आप अगर बहुत लंबी भूमिका बांधते हैं तो सामने वाला समझ जाता है और वो कहेगा अरे भाई मुद्दे की बात करो। उन्हें काम की बात लगेगी, ठीक है, नहीं लगेगी तो वो साइड कर देंगे आपको, तो आपका बना बनाया खेल बिगड़ जाता है। भूमिका संक्षेप में होनी चाहिए, गठित होनी चाहिए और प्रभावशाली होनी चाहिए। ठीक है, तो निबंध की श्रेष्ठता की नींव जो होती है वो भूमिका होती है। भूमिका का लक्ष्य, निबंध, यही बात निबंध पे भी लागू होती है। ठीक है, तो निबंध की श्रेष्ठता की नींव भूमिका है। भूमिका का लक्ष्य निबंध की विषय वस्तु की झलक प्रस्तुत करना है, यह ज्यादा लंबी ना हो। भूमिका सशक्त और प्रभावशाली होनी चाहिए, प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। आरंभ में विषय की उत्पत्ति, आप लिखें कैसे, आपको स्टार्ट करने में, शुरुआत करने में आपका पेन रुक जाता है, आपके दिमाग में कुछ नहीं आता, ब्लैंक हो जाते हैं। बहुत अच्छा तरीका, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपने करना क्या है। भूमिका लिखनी है तो जिस विषय पे आपको लिखने को दिया गया है उस विषय का जो शब्द है उसकी उत्पत्ति पे जाएंगी। उस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कौन सी भाषा से आया, ग्रीक भाषा से आया है, संस्कृत से आया है, फिर हिंदी में आया, अपभ्रंश हुआ उसका, उस तरह से उसका विषय विस्तार करें आप। ठीक है,
उसका विश्लेषण करें। तो ये हो जाएगा आपकी शुरुआत का तरीका। और उसके बाद क्या करेंगे आप, लेखक है कोई जिसने उस विषय के बारे में लिखा है, तो उसकी पंक्तियां आप उद्धरण में दे सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में दे सकते हैं। कोई कविता की पंक्तियां आपको याद आ रही हैं, संबंधित कविता की पंक्तियां, तो लेखक का नाम मेंशन करते हुए, अंडरलाइन करते हुए इन्वर्टेड कॉमास में उनका प्रयोग करें, तो आपका प्रभाव जो है और भी अच्छा पड़ता है। तो संबंधित विषय पे कविता की पंक्तियां बहुत प्रभावित करती हैं। उनकी व्याख्या और विवेचना करने में आपको थोड़ा और, आपका भूमिका जो है थोड़ी लंबी हो सकती है, लंबी यानी कि उसके अनुरूप हो सकती है, आकार के अनुरूप। फिर आएगा विषय प्रतिपादन, यानी आपने भूमिका में जो बात कही, जैसे गप्पे मारते हैं आप, एक बात से दूसरी बात निकलती है, उसको विस्तार देना है, उसके हर पहलू पे चर्चा करनी है। यहाँ पे आपके विस्तार आएगा, ऐसे की लंबाई, निबंध की लंबाई आपकी बढ़ेगी। तो आप 2, 3, 4, 5 जितना भी पैराग्राफ्स में अपनी बातों को कहना चाहते हैं, हर पहलू को छुएं, उसमें उसकी विस्तार से चर्चा करें, महापुरुषों की कोटेशंस उसमें डालें, लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग करें, तो भाषा आपकी और सरस और अच्छी मानी जाएगी। उपसंहार जो होता है, अंत में आपने क्या करना है, एकदम से अंत नहीं कर देना है। एकदम से आप ब्रेक लगाएंगे तेज स्पीड के बाद तो क्या होगा, झटका लगेगा कि ये कैसे अचानक से समाप्ति हो गई। तो आपको धीरे धीरे उसका अंत करना है। जितनी भी बातें ऊपर कही गई हैं उनका सार संक्षेप लिखना है, अपनी बात के पक्ष में और विपक्ष में तर्क देते हुए बात को समाप्त करना है। ठीक है, अंत में पाठक को लगना चाहिए कि आपने विषय संबंधी सभी पहलुओं को छू लिया है। अब लेखन का जो सबसे बड़ा आधार होता है, आप लिख कब पाएंगे, जब आप पढ़ेंगे। अब आपका तरीका बदल जाएगा, आप रट्टा नहीं लगाएंगे, बस अलग अलग जगह जहां आपको जो भी चीज़ पढ़ने को मिले पढ़ें, समझें, अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, उन्हें पढ़ें और दिमाग में बिठा के रखें, ऑटोमेटिकली बैठ जाती हैं दिमाग में। और जब सही वक्त आएगा और जब उस विषय पे, किसी भी विषय पे आपको निबंध लिखना होगा, उससे संबंधित आपकी जानकारी जितनी भी होगी दिमाग में, वो सारी खुद ब खुद आपके उभार के सामने आ जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको काम आने वाली हैं वो सारी चीज़ें। आपका प्रश्न नंबर 3 आता है, 5 नंबर का होता है ये एग्जाम्स में, तो इसे करने की कोशिश करें, अभी से प्रैक्टिस कर लें, 5 नंबर अपने सिक्योर करके रखें, मेहनत करें। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।